मैं कमसिन, कम उम्र, बेहद हसीन सी कुंवारी सी लड़की थी। मैं कम उम्र होने के साथ-साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थी। मेरा फिगर जानलेवा फिगर था। अच्छे-अच्छे लड़के मुझे देखकर ठंडी आहें भरते थे और हर कोई मुझे पाने की खातिर नीयत गंदी रखता था। हर कोई मेरी ख्वाहिश अपने दिल में संजोए रखता था। जब मेरे भाई की शादी हुई, तो भाभी के साथ उनका बड़ा भाई भी हमारे घर आकर रहने लगा। वो मुझे लालची भरी नजरों से देखता रहता। एक दिन वो मुझसे बोला, मधु, तुम बहुत सुंदर और जवान हो। आज मैं तुम्हें अपने काले घोड़े की सवारी कराना चाहता हूँ। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। एक दिन घर पर मैं अकेली थी। वो मेरे कमरे में आया और फिर उसने मेरे साथ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्लीज वीडियो को पूरा देखो। बड़ी मेहनत से मैं आपके लिए कहानी बनाती हूँ और साथ में आप लोग मुझे अपना प्यार भी दिया करो। अगर मैं आपको इस चैनल की कहानी सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करने से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ में खुशी मिलती है कि आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है। तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो बस आप लोगों में से यही कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। धन्यवाद। मेरी भाभी का भाई मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती एक तरफ ले जाकर कह रहा था। मैं उसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मैं बहुत डर गई थी। न जाने वो आगे जाकर मेरे साथ क्या करने वाला था। उस समय घर पर कोई नहीं था जिसे मैं अपनी मदद के लिए बुला लेती। मैं अब उस समय को कोस रही थी जब मैंने घर पर अकेले रहने का सोचा था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली थी। तभी भाभी के भाई ने मुझे अपना काला घोड़ा दिखाया। भाभी के भाई के काले घोड़े को देखकर मैं डर गई थी। भाभी का भाई मुझे अपने काले घोड़े की सवारी कराना चाहता था। मैं नाजुक कम उम्र की लड़की थी। मैंने आज से पहले कभी भी किसी काले घोड़े की सवारी नहीं की थी, इसलिए मुझे बहुत बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन भाभी के भाई ने जबरदस्ती से मेरे हाथ को अपने हाथों में पकड़ा और मेरे हाथों से अपने काले घोड़े को सहलाने लगा और बोल रहा था कि इस घोड़े को जब तक तुम प्यार से अपने हाथों से सहलाओगी नहीं, तब तक घोड़ा तुम्हें सवारी का भरपूर मजा नहीं देगा। और देखते देखते मेरे हाथों का स्पर्श पाकर उसका काला घोड़ा मस्ती में आ गया। शायद अब वो मुझे सवारी कराने के लिए तैयार हो चुका था। तभी भाभी के भाई ने मुझे जबरदस्ती ही अपने काले घोड़े पर बिठा दिया। भाभी के भाई का काला घोड़ा बहुत बड़ा था। जैसे ही मैं काले घोड़े के ऊपर बैठी, मेरी आंखें उबल उबल कर बाहर निकलने लगी थी। मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था और थोड़ी ही देर में मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगने लगा था। पहले तो उसके काले घोड़े पर बैठते हुए मैं बहुत हिचकिचाहट महसूस कर रही थी, लेकिन आखिरकार मैंने भाभी के भाई के काले घोड़े पर काबू पा लिया था और मैं उसकी मजे से सवारी कर रही थी। अब मुझे उस काले घोड़े की सवारी करने में बहुत मजा आ रहा था और मैं मजे में डूबती चली जा रही थी। मेरे शरीर का हर अंग मजे में डूबा हुआ था। मैं आनंद के सागर में गोते लगा रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। भाभी के भाई मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे, जिसके बारे में मुझे पहले पता ही नहीं था। मुझे पता नहीं था कि घोड़े की सवारी करने में इतना मजा आता है और मुझे मालूम नहीं था भाभी के भाई के घोड़े की सवारी मुझे किसी और ही दुनिया में सैर करवा देगी और मुझे इतना अच्छा लगेगा। मेरे दिल में अब एक इच्छा थी कि मैं भाभी के भाई को धन्यवाद दूं, जो मुझे जबरदस्ती यहाँ लाया, और उसे कहूं कि दोबारा भी मुझे काले घोड़े की सवारी करनी है। और साथ ही उसका धन्यवाद इसलिए भी करना चाहती थी क्योंकि आज उसने मुझे बहुत ज्यादा खुशी दी थी, जो खुशी आज से पहले मुझे किसी ने नहीं दी थी। मुझ पर उसका एहसान था। आज उसकी वजह से मैंने जन्नत की सैर की थी, वरना मुझे कहाँ पता था कि जीवन में ये सब भी होता है और जो इतना मजेदार होता है। भाभी के भाई ने मुझे जोर से पकड़ा हुआ था। घोड़े की वजह से मैं बार बार ऊपर उछल रही थी। मैंने भी उसे मजबूती से पकड़ रखा था और तेजी से उस घोड़े की सवारी का लुत्फ उठा रही थी। अब मैं दूसरी बार उसके घोड़े की सवारी करने लगी। एक बार फिर से मेरे पसीने छूट गए और मैंने भाभी के भाई से कहा कि अब बस मैं थक गई हूँ, इससे ज्यादा सवारी मेरे बस की बात नहीं है।
लेकिन भाभी का भाई मुझसे कहने लगा, मधु तुम अभी से थक गई हो, अभी तो सवारी करने ही लगी हो, अभी तो तुम्हें जी भर के अपने काले घोड़े की सवारी करवानी है। क्या पता दोबारा ऐसा मौका मिले या ना मिले। ये कहते हुए उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। मेरे शरीर में अब दर्द होने लगा था और अब मैं सच में चिंतित हो गई थी, क्योंकि अब मैं और सवारी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं पहली बार घोड़े की सवारी कर रही थी और ऊपर से मैं कम उम्र और मासूम सी लड़की थी, इसलिए मेरा बदन टूटने लगा था। लेकिन भाभी के भाई की ओर देखकर नहीं लग रहा था कि वो इतनी आसानी से मेरी जान छोड़ेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी हड्डियां तोड़वा कर ही जान छोड़ेगा। मैंने उसके काले घोड़े से उतरना चाहा था, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा मजबूती से पकड़ा हुआ था। अब मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने कहा कि मुझे जाने दो, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा और बोला, बस एक आखिरी बार सवारी कर लो, ऐसे घोड़े की सवारी बाद में नहीं मिलेगी। मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था कि भैया और दीदी कहीं जाएं तो मैं अपने काले घोड़े की सवारी तुम्हें करवाऊंगा। अब वो न जाने दोबारा कब जाएंगे, और उनके सामने ये सब करना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता, और शायद पता नहीं मुझे उन्हें मेरा ये सब करना अच्छा भी लगेगा या वो गुस्सा होंगे। मैंने कहा ठीक है, आखिरी बार तुम्हारी बात मान लेती हूँ और लास्ट बार तुम्हारे काले घोड़े की सवारी कर लेती हूँ। इसके बाद मुझसे सवारी करने के लिए जिद नहीं करना, क्योंकि अब मेरा शरीर सच में बहुत दुखने लगा है। मेरा ये सब पहली बार है। मेरी बात सुनकर भाभी का भाई हंसने लगा और कहने लगा, अगर तुम्हारा पहली बार है तो मेरा कौन सा 10वीं बार है। मैंने भी पहली बार ही किसी लड़की को अपने काले घोड़े की सवारी करवाई है। मुझे उसकी बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। वो इतना पागल था। मुझे लग रहा था कि उसने अपने काले घोड़े को 10 या 20 लड़कियों को तो जरूर सवारी कराई होगी, लेकिन उसका कहना था कि मैं पहली लड़की हूँ जिसको उसने अपने काले घोड़े की सवारी करवाई है। अब मैं देख रही थी कि उसका काला घोड़ा अब थक गया था, वो उदास हो गया था। मैंने उससे कहा, तुम्हारा ये घोड़ा तो सुस्त पड़ गया। उसने कहा, तुम्हारे खूबसूरत हाथों का स्पर्श पाकर ये तुम्हें सवारी कराने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने उसके कहने पर उसके काले घोड़े को प्यार से सहलाने लगी, तो सचमुच उसका काला घोड़ा मुझे सवारी कराने के लिए तैयार हो गया मुझे था। ऐसा लग रहा था कि अब तो वो पहले से भी ज्यादा गुस्से में हो। अब की बार तो वो मेरी जान ही निकाल देगा। भाभी भाभी के भाई की एक्सपर्टनेस देखकर मुझे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर ये कैसे संभव था कि उसने अभी तक किसी और लड़की को घोड़े की सवारी नहीं करवाई थी, क्योंकि वो और उसका घोड़ा दोनों ही सवारी करने और करवाने में एक्सपर्ट थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछा, तो वो कहने लगा कि मैंने सोच रखा था कि जिस भी लड़की से मुझे प्यार होगा, मैं उसे ही अपने इस घोड़े की सवारी करवाऊंगा। किसी और लड़की को अपने घोड़े के करीब भी नहीं आने दूंगा। बहुत सी लड़कियां मेरे घोड़े की सवारी करना चाहती थी, पर मैंने सभी को टाल दिया था और इसे बहुत ज्यादा छुपा कर रखा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में कुछ अलग ही हो रहा था। पहले ही वो मुझे अपने घोड़े की सवारी करवाकर मुझे इम्प्रेस कर चुका था, और अब वो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहा था। अगर अभी तक आपको कहानी पसंद आ रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। भाभी का भाई मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था। पहले मैंने कभी भी उसे इस नजर से नहीं देखा था, लेकिन उसके साथ उसके घोड़े की सवारी करने के बाद उसके बारे में ये सब सोच रही थी। और अब जब उसने मुझसे अपनी प्रेम का इजहार कर दिया, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसके बारे में सोचने का मेरा तरीका बदल गया था। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था और ऐसा लग रहा था कि उसी पल मुझे भी उससे प्यार हो गया हो। मैंने एक आखिरी बार उसके घोड़े की सवारी की और उसे बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ लिया। मैं बिल्कुल ही उससे चिपकी हुई थी और वो भी मुझे बाहों में लिए हुए था। मैं उसके घोड़े से उतरी और उसकी तरफ देखा, तो वो भी पसीने में नहाया हुआ था, और फिर उसने मेरी माँ का मुझे जन्म देते समय ही स्वर्गवास हो गया था। उस वक्त मैं 12-13 साल की थी। तभी मेरे पापा का भी स्वर्गवास हो गया। उन दोनों की मौत का मुझ पर बहुत गहरा असर हुआ था और मैं बिल्कुल ही सदमे में चली गई थी। तब मुझे जीवन की तरफ मेरा बड़ा भाई लेकर आया था। एक समय तो मेरे माता पिता के जाने के बाद मैं खुद को अनाथ महसूस करने लगी थी, लेकिन भाई के साथ साथ मेरा भाई मेरा दोस्त भी बन गया था। मेरा भाई 18 साल का था, लेकिन वो मुझे ऐसे संभाल रहा था जैसे वो 30 साल का हो।
मेरा भाई मेरा बहुत ख्याल रखता था, मुझसे बहुत प्यार करता था। मैं जिस किसी चीज की इच्छा करती थी, वो तुरंत मुझे लाकर देता था। पापा की बहुत सारी जमीनें थी, जिसकी देखभाल मेरा भाई करता था। मुझे रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं थी। हर प्रकार की सहूलियत मेरे घर में मौजूद थी। मेरे घर में हर जरूरतमंद ऐशो आराम मौजूद था। हम बहुत ही सुखी जीवन जी रहे थे। जब मैं 15 साल की हुई, तो मेरे शरीर में बहुत सारे बदलाव आने लगे थे। उस वक्त मुझे किसी औरत की जरूरत थी, जो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती, मुझे जमाने की ऊंच नीच के बारे में बताती। लेकिन मेरे जीवन में ऐसी कोई औरत नहीं थी। मैं अपना सुख दुख किसी से नहीं कह पाती थी। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता था, परंतु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक लड़की सिर्फ लड़की से ही कर सकती है। उन बातों को लड़कों से नहीं कर सकती थी। मुझे इस बात की बहुत जरूरत महसूस हुई कि मेरे भाई की शादी हो जानी चाहिए, परंतु भाई से कह नहीं पाती थी और बहुत सारी प्रॉब्लम के साथ ऐसे ही जीवन बिताती रही। मेरी उम्र अब 16 साल की थी, जब एक दिन हमारी बुआ हमारे घर आई। वो विदेश में रहती थी, इसलिए वो बहुत कम आती जाती थी, लेकिन जब भी आती थी, हमसे मिलने जरूर आती थी। अब भी वो तकरीबन 6 साल बाद आई थी। जीवन में मुझे कभी इतनी उत्सुकता नहीं हुई थी जितनी बुआ के आने से मिली थी। मैंने उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया था। वो 1 महीने हमारे साथ रही। मेरी बुआ मेरे भैया से जल्द शादी करने को बोलकर चली गई। उनकी ये बात सुनकर मैं भी परेशान हो रही थी। भैया की शादी करने का विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया? मैं खुद को कोसने लगी थी। बुआ भी भैया को शादी करने के लिए कह रही थी, और फिर अब मैंने भी भैया पर जोर डालना शुरू कर दिया था। और अक्सर बार बार मैं भैया को बोलती रहती थी कि जल्दी से भाई आप शादी कर लो। तब भैया ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया था, जिसे भैया बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हमारे एक चाचा जी भैया का रिश्ता लेकर उस लड़की के घर चले गए। लड़की ने भी अपनी माँ को पहले ही अपने प्यार के बारे में बता रखा था। इस तरह से भैया का रिश्ता तय हो गया, और फिर कुछ समय बाद हमने भैया की शादी तय कर दी। शादी के पहले ही मेरी होने वाली भाभी के पापा का भी देहांत हो चुका था। उनके घर में वो और उनका छोटा भाई और उनकी माँ रहती थी। शादी से 3 दिन पहले उनकी माँ को हार्ट अटैक आया और उनकी भी जान चली गई। अब नई समस्या बन चुकी थी। मेरी होने वाली भाभी पर बड़ा संकट आ गया था। वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। ऐसे में मैंने और भैया ने उनके परिवार का बहुत ख्याल रखा। भाभी का भाई भी इस दुर्घटना में जैसे टूट कर रह गया था। वो ना तो किसी से बात करता था और ना ही कहीं बाहर आता जाता था। वो बिल्कुल खामोश हो चुका था। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। प्यार तो भाभी भी अपनी माँ से बहुत करती थी, परंतु उनका छोटा भाई अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही टच में था, क्योंकि वो उसकी माँ की आखिरी संतान थी। आखिरी संतान को माता पिता से कुछ ज्यादा ही स्नेह मिलता है। मैंने और भैया ने यही फैसला किया कि शादी की तारीख आगे कर देते हैं, क्योंकि भाभी और उनके भाई की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो शादी जैसा शुभ काम अभी कर पाते। मैं और भैया रोज उनके घर आते जाते रहते थे और उनका हालचाल पूछते रहते थे। कहते हैं समय हर घाव को भर देता है, और मेरे होने वाली भाभी और उनका भाई भी अपनी माँ की मौत के घाव से धीरे धीरे उभरने लगे थे। तो मौका देखकर हमने फिर से भाभी से शादी की बात छेड़ दी और बहुत ही सादगी के साथ भाभी को ब्याह कर अपने घर ले आए। भाभी अपने भाई के लिए बहुत चिंतित थी, परंतु उनके भाई ने कहा था कि वो अपना ख्याल रख लेगा। आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आप अपने जीवन में सुखी रहें और नए घर का ख्याल रखें। भाभी का भाई मुझसे तकरीबन साल भर बड़ा था। उसके मुंह से ऐसी समझदारी वाली बातें सुनकर सभी बहुत खुश हुए थे, और भाभी ने भी नए जीवन की शुरुआत कर ली थी। मेरी भाभी मेरे साथ बहुत ही प्यार से रहती थी। हम दोनों के बीच बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। पहले मुझे यही लगता था कि भाभी के आने के बाद मेरा भाई बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। भैया अब भी मेरे साथ पहले की तरह प्यार करते थे। एक दिन भाभी अपने भाई के घर गई, तो वापस आने पर वो बहुत चुपचाप सी थी। भाभी की खामोशी को मैंने और भैया ने दोनों ने महसूस किया था और उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ ना बताया। वो ज्यादातर खोई खोई सी रहती थी, और जब से अपने भाई के घर से होकर आई थी, अक्सर उदास रहने लगी थी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।
मैंने अक्सर भाभी को चुपके चुपके रोते हुए भी देखा था। उनका दर्द मुझसे देखा नहीं गया, लेकिन मेरे पास उनकी समस्या का कोई उपाय नहीं था। उपाय तो तब निकलता जब भाभी हमें कुछ बताती। भाभी तो कुछ बताने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन भाभी भैया के लिए खाना बना रही थी। तब भैया उन पर बहुत गुस्सा हुए और कहा कि जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बताओ, ताकि मैं उसका उपाय निकाल सकूं। इस तरह से चुप चुप रहने से प्रॉब्लम का हल नहीं निकलेगा। भाभी भैया के गुस्सा करने पर रोने लगी। यूं भाभी को रोता देखकर मेरी और भैया की चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि जरूर कोई ऐसी बात है जो बड़ी है, और इसलिए भाभी हमें बताते हुए हिचकिचा रही है। भैया के बार बार पूछने पर भाभी ने अपने रोने का जो कारण बताया, उसे सुनकर हम दोनों की हंसी निकल गई। इतनी भी बड़ी बात नहीं थी जिसने भाभी को इतना चिंतित कर रखा था। अब हमें पता चल गया था कि हमारी भाभी बहुत ही छोटे दिल की है। भाभी ने बताया कि उनके भाई को बुखार था। जब अपने भाई से मिलने के लिए गई थी तो उसने ना तो खाना खाया था और ना ही कोई दवा ली थी। अब वो ठीक हो चुका था, लेकिन भाभी को चिंता वैसी की वैसी ही थी। कहीं अगर उसे फिर से बुखार हो गया तो उसका ख्याल रखने वाला वहां कोई नहीं है। फिर भैया ने भाभी से कहा, तो वो बात सुनकर भाभी को भैया पर विश्वास न हुआ था। वो बार बार भैया से बोल रही थी, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या सच में ऐसा हो सकता है? भैया हर बार मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिला देते। भैया ने भाभी से कहा था कि वो उनके भाई को भी अपने घर ले आएंगे। मुझे भी भाभी के भाई के घर आने से कोई दिक्कत नहीं थी। अगर भाभी का भाई हमारे घर आ जाता तो भाभी की चिंता भी दूर हो जाती। इस तरह शाम को भाभी और भैया जाकर उनके भाई को हमारे घर ले आए। भाभी के भाई ने यहाँ आने से मना कर दिया था, लेकिन लेकिन भैया ने उन्हें मना कर ही दम लिया। भाभी की सारी परेशानी दूर हो गई थी। भाभी की तमाम चिंता दूर हो चुकी थी। भाभी को खुश देखकर हमारे घर में बहुत ज्यादा रौनक आ गई थी। भाभी का भाई कुछ दिन तो हमसे दूर दूर रहा। भाभी का भाई कुछ दिन तो हमसे दूर दूर रहा, फिर वो भी हमारे घर का एक सदस्य बन गया था। कुछ दिन तो घर का माहौल ठीक रहा, लेकिन अब मुझे थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। भाभी का भाई मेरी तरफ अजीब नजरों से देखने लगा था। अक्सर मुझे महसूस होता था कि वो मुझे देख रहा है, लेकिन जब मैं उसकी तरफ देखती तो वो जल्दी से नजरें फेर लिया करता था। उसके इस तरीके से देखने से मैं बहुत उलझन में थी। पहले वो मुझे चोरी चोरी देखा करता था, जबकि अब वो मेरे देखने की परवाह भी नहीं करता था। मैं जब उसकी तरफ देखती तब भी वो नजरें नहीं फेरता था, बल्कि ढीठ बनकर मेरी तरफ देखता रहता था। मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं उसे कह नहीं सकती थी और ना ही भाभी से उसकी शिकायत कर सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि भाभी को लगे कि मैं उसके भाई को घर में बोझ समझने लगी हूँ, या मुझे उनके भाई के आने से कोई समस्या है। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। भाभी नहाने गई हुई थी और भैया काम पर थे। तभी अचानक वो घर आ गया। वो इस समय कभी भी घर पर नहीं आया करता था। वो सीधा किचन में आया और मुझसे पूछने लगा कि दीदी कहाँ है। मैंने कहा वो कमरे में है। उसके बाद वो मेरे करीब आया और कहने लगा कि मेरा बहुत मन कर रहा है कि तुम्हें अपने घोड़े की सवारी कराऊं। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम मेरे काले घोड़े की सवारी करो? मुझे इससे इस बात की आशा नहीं थी कि वो मुझे ऐसा कुछ कहेगा। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम अपने काम से काम रखो। मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की कोशिश मत किया करो, वरना मैं भैया भाभी को तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और बोला, मधु, तुम मेरी क्या शिकायत करोगी? मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपने कमरे में चली गई। अब वो मेरे लिए दर्द सर बनता जा रहा था। मैं चुपचाप जीवन बिता रही थी। मैंने यही फैसला किया था कि किसी को कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि चुप रहकर ही समस्या का हल निकाल लूंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी चुप्पी मुझ पर क्या तूफान लाने वाली थी। अगर इस बारे में मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं भैया को सारी बात बता देती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भैया और भाभी किसी की शादी में गए हुए थे। उन्होंने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन अगले दिन मेरा एक जरूरी टेस्ट था, जिसकी वजह से मैंने उनके साथ जाने से मना कर दिया था और फिर अपनी बुक लेकर कमरे में पढ़ने बैठ गई थी ताकि कुछ याद कर सकूं। लेकिन मेरा पढ़ाई में जरा भी मन नहीं लग रहा था। मुझे अकेले घर में डर लग रहा था
क्योंकि मैं कभी भी अकेले घर में नहीं रही थी। भैया भाभी को अगले दिन वापस आना था। जैसे ही शाम हुई, भाभी का भाई घर आ गया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी, फिर अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था और मुझे अंधेरे से बहुत डर लग रहा था। एक तो हमारे देश की ये समस्या है, मौसम थोड़ा सा भी खराब हुआ तो लाइट चली जाती है और फिर आने का नाम ही नहीं लेती। अपने कमरे में बैठी मैं सोच में गुम थी। तभी अचानक ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला हो। मैंने जल्दी से मोबाइल उठाकर उसकी लाइट जलाई, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर तेजी से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझसे कहा कि चुपचाप मैं उसके साथ चलूं। मैं इस आवाज को पहचान गई थी, वो भाभी का भाई ही था। मैंने खुद छुड़वाने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह से हाथ हटाकर मेरे दोनों बाजुओं को बांध दिया और मुझे शक्ति से पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे घसीटना शुरू कर दिया। मैं किसी बेजान मुर्दे की तरह उसके साथ खींचती चली जा रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना बचाव कैसे करूं। वो मुझे घर से बाहर ले जाने लगा तो मेरी जान निकलने वाली थी। न जाने वो मुझे कहाँ ले जा रहा था और मेरे साथ क्या करने वाला था। उसने जबरदस्ती मुझे गाड़ी में डाला और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। मैं उसके सामने बिल्कुल ही बेबस हो चुकी थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया जहां पर एक इमारत बनी हुई थी। उसने मुझे गाड़ी से बाहर निकाला तो मैंने एक बार फिर खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मैं अब भागकर यहाँ से कहाँ जाती। एक तो सुनसान इलाका, मुझे वैसे ही डर महसूस हो रहा था। ऊपर से हम बहुत दूर आ चुके थे, साथ ही उसका व्यवहार मुझे काफी डरा रहा था। भैया और भाभी के जाने के बाद उसका भाई मुझे ऐसा रूप दिखाएगा, मैंने इस बात की कल्पना सपने में भी नहीं की थी। वो मुझे उस इमारत के अंदर ले गया और कहने लगा, आज तो तुम्हें अपने काले घोड़े की सवारी करवा कर ही रहूंगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो काला घोड़ा किसको बोलता था। डर के मारे मेरी जान निकलने लगी। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और मैंने उसके सामने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मैं नहीं करना चाहती तुम्हारे काले घोड़े की सवारी, मुझे बहुत डर लगता है, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। अभी कम से लड़की हूं मैं और मासूम भी हूँ और मेरी अभी कच्ची उम्र है। मैं तुम्हारे घोड़े को संभाल नहीं पाऊंगी। मैं उसे बहुत ज्यादा विनती कर रही थी, लेकिन वो कठोर बना हुआ था। उस पर मेरी किसी रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने अपना काला घोड़ा बाहर निकाला। उसका दमदार काला घोड़ा मेरे सामने था। उसका काला घोड़ा दिखने में बहुत सुंदर था, परंतु उसकी सवारी करने का सोचकर मुझे उसकी तरफ देखकर भी डर लग रहा था, क्योंकि वो काला घोड़ा बहुत ही गुस्सैल नजर देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मार देगा। उसने मुझे दोनों हाथों से ऐसे उठा लिया जैसे मैं कोई बेजान हूँ या फिर मोम की गुड़िया हूँ। उसके बाद उसने मुझे घोड़े पर बिठाया और घोड़े की लगाम पकड़ ली और वो तेज तेज अपने काले घोड़े को दौड़ाने लगा। मैं डर के मारे बेहोश होने वाली थी। उसका काला घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा था और मैं उछल रही थी और चिल्ला भी रही थी। भाभी के भाई ने मुझे बहुत मजबूती से पकड़ रखा था, कहीं मैं गिर ना जाऊं या बेहोश ना हो जाऊं, कहीं गिरकर चोट ना लग जाए। जब घोड़े की सवारी करके हम थक गए तो वापस आकर भाभी के भाई ने मुझे प्रपोज कर दिया और मुझे अपना अस्तबल दिखाने लगा। उसने बहुत ज्यादा घोड़े पाल रखे थे और सबसे सुंदर था वो काला घोड़ा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको हाथ लगाकर देखूं। भाभी का चुप चुप रहने वाला भाई जो अलग ही रहा करता था, मुझे नहीं पता था कि वो अंदर से इतना बहादुर होगा और मुझसे इतना प्यार करेगा। अब हम सवारी करके घर आ गए थे। जब भैया ने मुझे बाहर से आते देखा तो भैया मुझ पर गुस्सा हुए थे। मुझे भैया के चेहरे पर गुस्सा देखकर बहुत डर लग रहा था। मैं भाभी के भाई के पीछे छुप गई। ये भी अजीब बात थी, आज ही उसने मुझे प्रपोज किया था और आज ही मुझे उससे प्यार हुआ था और आज ही वो मुझे अपने लिए सबसे सुरक्षित व्यक्ति लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे उससे ज्यादा मेरी सुरक्षा और कोई नहीं कर सकता। भाभी चिंतित होकर आगे बढ़ी और विकास से पूछने लगी, तुम लोग कहाँ गए थे? हम तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे। हमें लग रहा था तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना हो गई है और मधु भी घर पर नहीं थी। ये बात मुझे और भी चिंतित कर रही थी।
विकास ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और वो भाभी से कहने लगा, दीदी, मधु घर में अकेली थी और डर भी रही थी और मुझे अपने अस्तबल में जाना था, इसलिए मैं मधु को भी अपने साथ ले गया था। वो तो बार बार मुझे मना कर रही थी, परंतु मुझे उससे घर पर अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लग रहा था। मैंने आंसू भरी नजरों से विकास की तरफ देखा था। उसने आज मेरे भैया और भाभी के सामने मेरी इज्जत रख ली थी। अगर भैया भाभी को पता चल जाता कि विकास मुझे प्रपोज करने के लिए लेकर गया था, तो उनकी नजरों में मेरी क्या इज्जत रह जाती। मैंने बहुत ही प्यार से विकास की तरफ देखा था और वो मुझे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी लग रहा था। भैया के चेहरे का गुस्सा भी कुछ कम हुआ और उन्होंने विकास का धन्यवाद किया। इसके बाद मुझे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। मैं डरते डरते अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भाभी मेरे लिए दूध लेकर आई, तो मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया। तो भाभी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, मधु, क्या बात है? मैंने सोच लिया था कि मैं भाभी को सब कुछ बता दूंगी, कि मैं विकास से प्यार करने लगी थी और उसी से शादी करना चाहती थी, और इन सब के लिए जरूरी था कि भाभी को सब कुछ सच सच बता दूं। मैं डर रही थी कि भैया मेरा रिश्ता कहीं और ना कर दें। हैरत की बात यह थी कि अभी मुझे प्यार हुए कुछ ही घंटे हुए थे और मैं विकास को खोने से डरने लगी थी। भाभी को बताते हुए भी मुझे हिचकिचाहट हो रही थी, साथ ही डर भी लग रहा था, लेकिन उनको मेरा बता देना ही सही था। इसलिए मैंने भाभी से कहा, भाभी, मुझे विकास अपने अस्तबल दिखाने के लिए ले गया था और उसने मुझे अपने काले घोड़े की सवारी भी कराई। और उसके बाद, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करती, भाभी ने दूध का गिलास एक तरफ रखा और खुश होते हुए मुझे गले से लगा लिया। मैं हैरान रह गई थी कि भाभी को अचानक क्या हुआ। मैंने उनसे कहा, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। लेकिन भाभी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। वो खुशी से नाच रही थी और हैरान होकर उनकी तरफ मैं देख रही थी। कुछ देर बाद भाभी का जोश कुछ ठंडा पड़ा तो मेरे पास बैठ गई और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली कि मुझे पता है कि तुम आगे क्या बोलने वाली हो, इसलिए खुशी के मारे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मैंने उनसे पूछा, भाभी, आपको कैसे पता कि मैं आगे क्या बोलने वाली थी? आप जो समझ रही हैं, मैं वो नहीं कहना चाहती हूँ, बल्कि मैं कुछ और कहना चाह रही थी। मैं आपको बताना चाहती थी कि विकास ने मुझे प्रपोज किया था और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तो भाभी मेरी पूरी बात सुन ही नहीं रही थी और न जाने क्या सोचकर बैठी हुई थी। भाभी ने कहा, विकास ने तुम्हें प्रपोज किया ना? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो ना? तुम यही कहना चाहती हो? भाभी की ये सब बातें सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मैंने कहा, जी, यही सब कहने वाली थी, लेकिन आपको इन सब बातों के बारे में कैसे पता? क्या विकास ने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया? मेरी बात सुनकर भाभी ने नाव में सिर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मुझे विकास ने कुछ भी नहीं बताया। उनकी इस बात ने मुझे और भी हैरान कर दिया था। तो मैंने उनसे पूछा, अगर विकास ने आपको कुछ नहीं बताया और मैंने भी आपको कुछ नहीं बताया, तो फिर आपको कैसे पता चला कि मैं विकास से प्यार करती हूँ? जिस पर भाभी फिर से हंस पड़ी और कहने लगी, काले घोड़े की वजह से पता चला था। काला घोड़ा विकास का सबसे पसंदीदा घोड़ा है और मुझे पता है कि वो उस घोड़े पर किसी को भी सवारी करने नहीं देता। उसका कहना था कि वो सबसे पहले अपनी होने वाली पत्नी को उस घोड़े पर बिठाएगा। अगर वो तुम्हें काले घोड़े पर सवारी करवाने के लिए लेकर गया था, तो इसका मतलब यही है कि तुम मेरी भाभी बनने वाली हो। जीवन कितना सुखी हो जाएगा। अपने भाई के लिए मुझे तुम शुरू से ही पसंद थी, लेकिन मुझे तुम्हारे भैया से डर लगता था और उनसे कुछ कहने की भी हिम्मत नहीं होती थी। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारे भैया मुझे गलत ना समझ लें। मैं इसलिए चुप थी, लेकिन दिल से यही आशा करती थी कि तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए। मेरी जो इच्छा थी वो आज पूरी हो गई और तुम दोनों प्रेम करने लगे, तो मेरी सारी चिंता अब दूर हो गई है। अब मैं तुम दोनों की जल्दी से शादी भी करवा दूंगी। भाभी को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हो गई थी। मैंने एक समय ऐसा भी देखा था जब उनके भी माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे और मेरे माता पिता का भी देहांत हो चुका था। तब हम दोनों ही एक जैसी पीड़ा से गुजर रहे थे, इसलिए एक दूसरे के दर्द को अच्छे तरीके से समझते थे। अब हमारा परिवार बन रहा था और इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या थी। भाभी मुझे छेड़ने लगी तो मैं शर्माकर भाभी के गले लग गई। उसके बाद भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं विकास के संग जीवन बिताने के सुंदर सपने को खुली आंखों से देखने लगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि किस्मत ने मेरे लिए
सभी रास्ते इतने आसान कर दिए थे। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और विकास को कॉल कर दिया। विकास ने भी अगले ही पल कॉल स्वीकार कर ली और मुझे कहने लगा, क्या बात है, तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या क्या तुम्हारा भी मेरे बिना मन नहीं लग रहा? पहले तो जब मैं तुम्हारी तरफ देखता था तुम गुस्सा हो जाती थी, अब मुझे खुद फोन कर रही हो। मैंने खुश होते हुए उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो भी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अब जल्दी से हम एक हो जाएंगे। इसके बाद मैं विकास के साथ बातों में बिजी हो गई और समय बीतने का पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद भाभी ने भैया से मेरे और विकास के रिश्ते के बारे में बात की, तो भैया भी मेरे रिश्ते के लिए राजी हो गए थे। लेकिन उनका कहना था कि पहले मधु और विकास दोनों से पूछ लो, कहीं ऐसा ना हो वो दोनों किसी और से प्यार करते हों और हम दोनों अपनी मर्जी उन पर थोप दें। भैया ने भाभी से कहा कि मैं पहले आपसे बात करना चाहती हूँ, इसके बाद ही विकास और मधु से पूछना चाहती थी। मैं चाहती थी कि पहले आप अनुमति दे दें, फिर मैं दोनों से उनकी इच्छा के बारे में पूछूं। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। उन्होंने भैया की नजरों में मेरी इज्जत और बढ़ा दी थी और मेरी नजरों में अपनी इज्जत बढ़ा ली थी। कुछ समय बाद मेरी और विकास की शादी हो गई और मैं विदा होकर विकास के घर आ गई। अब विकास को भी अच्छा नहीं लगता था कि वो अपनी दीदी के घर रहे। भैया और भाभी तो हमें अपने साथ ही रखना चाहते थे, लेकिन ये हमारा फैसला था कि हम अपने अलग घर में रहेंगे। विकास अब अपना काला घोड़ा घर ले आया था और अब हम खूब उस काले घोड़े की सवारी करते थे। अब मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है जैसे जीवन से सारे दुख खत्म हो गए हों और शांति ही शांति हो। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लीजिए। इससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।